हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी के अंतर्गत एक ऐसा क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। और यह क्वेश्चन है दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इस नियम को कंप्लीट समझ लेते हैं कि यह नियम क्या कहता है दोस्तों, और इस नियम की उत्पत्ति किसने की थी और कब हुई थी। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं दोस्तों। यह नियम आपका बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। अगर आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों इस नियम को कंप्लीट समझना बहुत ही जरूरी है, समझ लीजिए आप। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए इस नियम को फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए इस नियम की उत्पत्ति की थी। ठीक है, माने कि दोस्तों कोई धारावाही चालक है जिस पर क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और उससे किसी बिंदु पर यानी उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वही इस नियम की सहायता से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायो सेवर्ट का नियम, यानी इसे 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। तो और इसका दोस्तों कब दिया था? 1820 ईस्वी में। अब दोस्तों यहाँ पर सन आपको 1820 लेना है, किसी किसी बुक्स में थोड़ा सा अलग रहता है, तो आप 1820 ही मानकर चलिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम गणितीय निरूपण देखते हैं। अब दोस्तों इसको नियम को समझने से पहले आपको एक चित्र समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जरा देखिए दोस्तों, आपका क्या है, ये एक्स वाई एक धारावाही चालक है। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये क्या है आपका एक्स वाई, ये एक्स वाई आपका क्या है, एक चालक है। ये आपका हो गया दोस्तों एक धारावाही चालक। अब दोस्तों इसी में एक अल्पांश है जो कि आपका ए बी, डीएल क्या है, एक अल्पांश है, यानी एक छोटा सा क्षेत्र मान ले इस धारावाही चालक का एक छोटा सा पार्ट है, ये क्या है, ए बी। ठीक है, और इस धारावाही चालक पर आई धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, और इससे दोस्तों अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, और यही आपका नियम मेन कहता है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यदि कोई चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अल्पांश से किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वही इस नियम की सहायता से निकालते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्पांश और जो ये बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण है, ये क्या है, थीटा है। इतना आपको चित्र बना देना है इस नियम के लिए। आप दोस्तों देखिए इसको लिखना कैसे है, तो देखिए हमने जो चित्र में बनाया वही आपको लिख देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए जब चालक तार में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह नियम किसका है दोस्तों? इसको प्रयोग किया था ओस्टेड ने, यानी ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह प्रयोग करके निकाला था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह ओस्टेड ने प्रयोग किया था। इसका प्रयोग भी आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं इसका कंप्लीट आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको यही समझना है, ये उसका प्रयोग था, ओस्टेड का प्रयोग था, और उन्हीं के प्रयोग को सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पर कहा गया कि माना धारावाही चालक ए बी, यहाँ पर आप ले लीजिए, माना ए बी क्या है, एक एक्स वाई कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमने एक्स वाई लिया। ठीक है, तो माना एक्स वाई एक धारावाही चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा चालक में एक अल्पांश डीएल है। हमने अल्पांश भी यहाँ पर लिया, डीएल क्या है, ए बी एक डीएल आपका अल्पांश डीएल हमने अल्पांश के लिए लिया है, तथा इससे आर दूरी पर चालक में तथा इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्पांश से आर दूरी पर जो डिस्टेंस है, इससे यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहीं पर हमें निकाला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसे। आप दोस्तों आप इसमें देखिए आगे क्या करना है, इतना करने के बाद आपको इसका करना है निरूपण। तो हम यहाँ से चलिए कर रहे हैं, आप यहाँ पर लिखिए कि इस नियम के अनुसार धारावाही चालक में किसी अल्पांश डीएल के द्वारा और किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित मानों पर निर्भर करती है। तो देखिए कौन कौन से मानों पर निर्भर करती है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे फर्स्ट पहला नंबर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, फर्स्ट है आपका कि यह चालक में प्रवाहित जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किस किस पर निर्भर करती है। तो इस नियम में आप समझिए, यह चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती
होती है। दोस्तों किन किन मानों पर निर्भर करती है यही हमें बताना है ना। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पहले में कि यह चालक में प्रवाहित, यानी कि यह क्या मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों यहां पर आप कर सकते हैं कि डीबी क्या है, आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ली है यहां पर देखिए डीबी, तो अर्थात कह सकते हैं कि डीबी अनुक्रमानुपाती आई। तो आपका ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया कि चालक में प्रवाहित धारा आई है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो फर्स्ट तो आपका ये हो गया। सेकंड में देखिए क्या कहा गया है, तो सेकंड में है इस नियम के अनुसार दूसरा है आपका, दूसरा है इसमें कि यह चालक में प्रवाहित, यह का मतलब दोस्तों आप यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मानकर चलिएगा। देखिए यह चालक के अल्पांश, यानी अल्पांश दोस्तों हमने क्या लिया, डीएल लिया है, अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर हमने कहा कि यह चालक के अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बहुत सिंपल है, डीएल क्या है, डीबी तो हो गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अनुक्रमानुपाती है डीएल के, यानी किसके, डीएल के, जो कि आपका अल्पांश है हमने यहां पर लिया है क्या, अल्पांश ए बी, ये क्या है आपका डीएल है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसे क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला जो है तीसरा नंबर देखिए, इसी में तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे में कहा गया है इस नियम के अनुसार कि यह बिंदु P के अल्पांश से मिलाने वाली रेखा, यानी जो दूरी है और उसके बीच जो कोण बन रहा है उस कोण के भी दोस्तों क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी आप थोड़ा सा लिखिए, यह अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा, जो कि आपकी क्या है, साइन अर्थात ज्या, थीटा ज्या के अनुक्रमानुपाती। दोस्तों आपको एक एक स्टेप समझना है, अनुक्रमानुपाती होती है। आप देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या कहा गया है कि जो ये अल्पांश है इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की, यानी बिंदु P को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या हो गई, ये हो गई, और इसके बीच जो थीटा कोण बन रहा है यानी साइन थीटा, तो यहां पर इसके क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो अर्थात आप यहां पर भी कर सकते हैं कि डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, तीन स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। आप दोस्तों आप देखिए यहां पर आप इन्हें समीकरण 1 और 2 भी नाम भी दे सकते हैं, यानी फर्स्ट समीकरण, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए चौथा स्टेप क्या है, चौथा समझ लीजिए आप फ्रेंड्स। अब अगला जो आपका स्टेप है वो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, नेक्स्ट है यह अल्पांश डीएल और बिंदु P के बीच की दूरी आर के, यानी बीच की दूरी क्या है, आर हमने मानी थी, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी देखिए यहां पर आप चित्र में एक बार कि जो अल्पांश है, अल्पांश से बिंदु P को जो मिलाने वाली रेखा है इसके बीच की दूरी आर है, और ये अल्पांश और इसके दोस्तों यहां पर जो आर हमने माना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए यहां पर व्युत्क्रमानुपाती देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहां पर कहा गया है कि यह अल्पांश डीएल और बिंदु P के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों यहां पर हम लिख सकते हैं कि डीबी 1/r², यानी वर्ग की, देखिए यहां पर दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी हमने अपॉन बटे में कर दिया तो dv और ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके हो गए 4 समीकरण। ठीक है, अब यहां पर आप समीकरण दे दीजिए, या तो आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त चारों को मिलाने पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहां पर आप लिख लीजिएगा उपरोक्त चारों को एक साथ लिखने पर, इस प्रकार जब हम चारों को लिखेंगे तो देखिए फर्स्ट तो आपका है डीबी है, ठीक है, और डीबी है और अनुक्रमानुपाती हम उसी प्रकार से लगाएंगे। अब देखिए यहां पर पहले में क्या है, आई है, डीएल है, साइन थीटा है और अपान में r² है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं कि आई डी एल साइन थीटा अपान r²। तो इस प्रकार से चारों को मिलाने पर आपका ये बना है आइडियल साइन थीटा अपान r²। अब दोस्तों देखिए यहां पर आप इसको हटाएंगे जब अनुक्रमानुपाती को, तो यहां पर आपका ये चिन्ह हटेगा तो बचेगा यहां पर dB बराबर μ0/4 पाई।
और आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार से अब दोस्तों म्यू 0 अपान 4 पाई, देखिए यहां पर म्यू 0 क्या है, म्यू 0 आपका है ये एक प्रकार का नियतांक है, ठीक है। म्यू 0 क्या है, आपका नियतांक है जिसे वायु या निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं। तो क्या हो गया आपका म्यू 0 एक नियतांक हमने हटा लगा दिया यहाँ पर, जब इस चिन्ह को हटाया यहाँ पर दोस्तों 4 पाई आप जानते हैं, पाई तो पाई है यहाँ पर, और म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इस प्रकार से आपको यहां तक कर देना है कंप्लीट डेरिवेशन, आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।